नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से, क्योंकि 1,71,000 बच्चे इस संघर्ष में लगे हुए हैं। एक लंबे समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद के बावजूद भी जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस रूप में पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। जो गांव में है वो भी बढ़िया से पढ़े। सबका होगा, पढ़ने वाले का होगा 9th-10th में। बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी का 9th-10th-11 का चीज देख लीजिएगा। और 1 से 5 वाले तो फ्रीडम, हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल देख लेंगे, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सब चीज देख, क्योंकि पहली बार आप लोग का परीक्षा यूपीएससी ले रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लड्डू ही देगा, लेकिन क्वेश्चन व्यवहारिक होंगे। लेकिन अगर सोच के मारिएगा बिना घबराए, वापस सही हो। पढ़ लिए, यूपीएससी का तैयारी कर ली, बीपीएससी लैब तैयारी कर ली। अरे भैया, ऊपर डेट 19 साल के बाद हो रहा है, तो स्वाभाविक उसमें आपको 9th-10th के ज्ञान को पूरी तरह से आकलन करेगा। 1 to 5 वाले उसी पर बेस्ड, पूरे सिलेबस पर बेस्ड की परीक्षा है। पेन है भैया? निम्नलिखित में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश विरुद्ध बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? पंजाब आर्मी जो था, इसलिए नहीं खड़ी हो सकती थी क्योंकि 1848-49 में डलहौजी ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया था। और उस समय पंजाब में अत्यंत ही दमनकारी नीति चलाए गए थे। रंजीत सिंह संपूर्ण शक्ति होने के बावजूद नहीं लड़ पाए। तो आगे सोचते क्या, ये पंजाब आर्मी पूर्णतः शांत थी। मद्रास रेजिमेंट को कोई लेना देना ही नहीं था। मद्रास रेजिमेंट को लेना ही देना ही नहीं था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था बंगाल। बंगाल आंसर होगा, बंगाल आर्मी। अवध रेजिमेंट एक 7वीं रेजिमेंट थी अवध में। 7वीं रेजिमेंट थी अवध में। अवध रेजिमेंट पूर्णतः ब्रिटिश नियंत्रण में था। बंगाल आर्मी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला बिरजी उसका आदमी तो अवध था, उठीवा। अजीमुल्ला हजरत महल के सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार बने। इंतर होगा रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। पे होगा ना? ठीक, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में कौन से संघ की स्थापना की गई? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। 39 द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866। कब पूछ रहा है? 1866। द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1851। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1800। द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी, जिसका मूल उद्देश्य था लंदन के लोगों के द्वारा लंदन की ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों को समस्याओं को सामने लाना। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ क्वेश्चन वहां, याद रखिए। रिपन फेमस है दो चीज से, याद रखिए, इलबर्ट बिल और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन उद्धारक है लॉर्ड लिटन, 1877। यूपीआई आईसीएस में एज घटा दिया 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1879। आर्म्स एक्ट संतोष ला दिया लॉर्ड केनिंग 1857 के बाद 1861। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। इसी के समय में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई और 1885 में लॉर्ड डफरिन वायसराय था। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में। पहले इसकी स्थापना पूना में होने वाली थी, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना पूना में न होकर इसकी स्थापना बंबई में, बंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में A.O. ह्यूम और उनके 72 सहयोगियों ने मिलकर किया था। याद रखना, अध्यक्ष W.C. बनर्जी, सोमेश्वर बनर्जी थे। याद रखना कि इस 72 लोग में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। पूछते मार देना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं था? देख बाप, फिरोज शाह मेहता और गोखले, इन्हीं के हाथ में शुरू से 1907 से पहले कांग्रेस रहा लोग। हकीम अजमल खान का कांग्रेस से गहरा संबंध, अध्यक्ष भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस से गहरा संबंधित थे। महात्मा गांधी से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि सीमांत क्षेत्र के लोग लड़ाकू होते, हिंसक। इन स्पाइट ऑफ दिस, खान अब्दुल गफ्फार खान, फखरे अफगान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया, जबरदस्ती ठेल के पाकिस्तान भेजा गया उसको। वे गांधी से प्रभावित होके पेशावर के उत्तमंजई गांव में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसके सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णतः अहिंसक था। इसलिए जिन्ना ने आगे कहा भी था कि गांधी ने उत्तर पश्चिम के पठानों को नपुंसक बना दिया है। इतने ही सर सैयद अहमद खान कभी नहीं थे। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। ही होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? याद रखना, याद रखना इसको दिमाग से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय, इसमें दादा भाई नेहरू जी, TBN, चुनाव हार गए। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाला प्रथम भारतीय वो W.C. बनर्जी। इसीलिए कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले, ये नहीं बोला कौन हारने जीतने वाले, तो ये दादा भाई नेहरू जी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा? बिल्कुल नहीं। 1916, अप्रैल 1916 तिलक के द्वारा पहले बेलगांव फिर पूना, सितंबर 1916 पहले कलकत्ता फिर मद्रास, अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920,
साइमन कमीशन, भारतीय रत्न साइमन गोबेक साइमन कमीशन का बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, बंगाल विभाजन 1905। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपरोक्त सभी पर कौन कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक, सन के प्लान के सिद्धांत का प्रतिपादक, शेप्स इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टुवर्ड्स इंडिया, वांट्स इन मीन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखने वाला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाने वाला प्रथम भारतीय। गोखले दमदरम बंदी थे। सूर्यनारायण बनर्जी आईसीएस से आईसीएस के में आयु बढ़ाने की मांग को लेकर इनको आंदोलन कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन इन्होंने और आनंद मोहन बोस ने खोली भी इसलिए थी कि आईसीएस की आयु बढ़ाया जाए, क्योंकि उसको लिटन ने न्यूनतम 18 मैक्सिमम 19 कर दिया था। इसलिए इसमें अरविंदो घोष शुरू में गरम दल से संबंधित थे। 1907 में वे बाद में पांडिचेरी चले गए, पांडिचेरी में औरबिलो आश्रम की स्थापना किए और वहीं पर वे क्रांतिकारी संत के नाम से जाने गए। अरविंदो घोष पहले परमपंथी थे। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ना विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली मजदूरों के अनुशीलन समिति 1907, ढाका, पुलिनदास, हरिंद्र घोष, एक क्रांतिकारी संगठन। निम्नलिखित में किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? ये तो मैडम 1942 समय काफी सक्रिय थी। दुर्गा भाभी भगत भैया के साथ बहुत ज्यादा सक्रिय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय आपको चटगांव आर्मरी कांड, टीकाजी रुस्तम कामा स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में उछलता हुआ सिर था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागढ़ हमारू कांड, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराबा को फांसी देना। गदर क्रांति छिड़ने का नहीं, गलत हो गया है। गदर क्रांति असफल होने का, सफल होने का सबसे बड़ा कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऐसे याद रखना 3 कारण थे, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागढ़ हमारू हत्याकांड और प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, इसलिए इसको मानना पड़ा। अगर 1, 2, 3 होता तो 1, 2, 3 होता। और करतार सिंह सराबा को फांसी बाद में दी गई थी, युद्ध निर्धारित की गई थी उससे बाद में। गांधी ने सत्याग्रह शैली ढंग आरंभिक रूप से कहां विकसित की? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, भारत। तो जान ही रहा है कि 1893 में चले गए थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति, 1906 के रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1913 गिरमिटिया पद्धति और रंग भेद नीति के विरुद्ध इन्होंने सफलतम सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारत में है चंपारण। चलिए, जय हिंद। हमारे जितने भी प्यारे और गुरुवर सर हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभी टेस्ट दे रहे हैं, हमारे बीच में मैथमेटिक्स के आशुतोष सर भी आ गए हैं और मैथमेटिक्स का डिस्कशन भी कराएंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो हमारा एप्लीकेशन आप लोग जान लें, रहमान सर लाइव क्लासेज और एम सिविल सर्विसेज, जहाँ पे इस कोर्स को ऑनलाइन के माध्यम से भी यह दिया जा रहा है। और जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाते हैं, रहमान सर लाइव क्लासेज या एम सिविल सर्विसेज लिखते हैं, आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रयास करें, अपने मित्रों को बता दें कि रहमान सर लाइव क्लासेज और एम सिविल सर्विसेज को जरूर से जरूर रजिस्टर कर लें, जहाँ पे आपको लगातार वीडियो आपको मिल रही होगी, PDF भी मिल रही होगी। अगर नहीं मिल रहा तो
कंटिन्यू आपको PDF मिल सकता है और निकाल भी सकते हैं उसको, और टेस्ट तो खैर कहना नहीं है। और ऑफलाइन के माध्यम से अगर आना होगा तो 10 से 2 में हमारा क्लासेज चल रही है, कंटिन्यू क्लास चल रहा है, सैटरडे और संडे भी क्लासेज चलती है, हिंदी का स्पेशल क्लास चल रही है और इंडिविजुअल क्लासेज भी चल रहा है। 9-10 के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, जिसका समय सुबह 8 बजे से रखा गया है। 8 बजे अगर आप आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी और 9 से 10 में हिस्ट्री क्लासेज चल रही है, यानी कि, और 10 से 2 में 1 to 5 के लिए क्लासेज जो चल रही है वो कंटिन्यू क्लास चल रहा है। लगातार हमारे शिक्षकगण जुड़े हुए आपके साथ, गुरु रहमान सर हैं, फिर हमारे बीच में जितने भी शिक्षकगण हैं, रीजनिंग के सर हैं, आपके कुणाल सर जुड़े हुए हैं, प्रवीण सर जुड़े हुए हैं, आर्यन सर आपको पढ़ा रहे हैं, यानी जो सर का कंटिन्यू क्लास चल रही है, यानी 4 से 5 घंटे की क्लास लगातार चल रही है। तो आप एक भी क्लास मिस ना करें। अगर मिस हो गया है तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए या फिर गुरुकुल आइए। हमारा पता है नया टोला, गोपाल मार्केट, पटना 4, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, खजांची रोड के जस्ट बगल में और भिगना पहाड़ी से जस्ट पहले। खैर मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सर पहुंच चुके हैं। मैथमेटिक्स का पहले आप डिस्कशन कर ले, हमारे बीच में आशुतोष सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज जो है आपके बीच आया हूं मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देखें। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 114 है, उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी। सबसे पहले योग की बात करते हैं। तो 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 114। कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए। अगर योग दिया हुआ है तो क्या औसत बता सकते क्या आप लोग? अगर योग दिया हुआ है तो औसत बता सकते हैं। औसत क्या होगा, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 3 संख्या है ना, अगर इसको 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 38 आया। ध्यान दीजिए, अगर योग 114 दिया हुआ है तो औसत की बात करें, औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बटना। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बटना, और दूसरा औसत का मतलब होता है बीच का वैल्यू। 114 योग दिया हुआ है, अगर एवरेज की बात करें तो 114/3 यानी कितना होगा, 38। 38 जो होता है बराबर बराबर बटेगा या 38 बीच में होगा। एवरेज का मतलब होता है बीच का। ध्यान दो, 1 2 3, तो 38 कहां जाएगा, बीच में। इसके पहले की सम संख्या कौन होगी, 36, और बाद की सम संख्या कौन होगी, 38 के बाद की 40। ठीक है, देखिए योग दिया हुआ है 114, एवरेज की बात करें 114/3 38, 38 कहां जाएगा, बीच में। 38 कहां जाएगा, बीच में। इसके पहले की सम संख्या 36 और बाद की सम संख्या 40। क्या पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या हम यहीं पे बता सकते थे 38। डायरेक्ट आंसर निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। योग कितना दिया हुआ है, 114। एवरेज की बात करें, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर। तो 114 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से बराबर बराबर बांटने के लिए। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 38 हो गया। 38 का मतलब क्या होता है, बीच का। इसके पहले की सम संख्या 36 और बाद की सम संख्या 40, यानी बीच की संख्या 38। आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 7, उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो अंतर पूछ रहा है। यहां पे क्या है कि अगर अंतर पूछ रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो, अगर नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बराबर होता है √a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फॉर्मूला होता है a माइनस बी बराबर √a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो a प्लस बी दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या दिया हुआ है, 7 और 4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 12। तो 7 का स्क्वायर 49 और 12 चौके 48, घटाएंगे तो √1, यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, ध्यान दो अंतर निकालना है। अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, √a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो अंकों का योग क्या दिया हुआ है, 7। अंकों का योग क्या दिया हुआ है, 7, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्या दिया हुआ है, यहां पे देखो 12। गुणनफल 12 दिया हुआ है ना, तो यहां पर 12 अगर पुट करते हैं a माइनस a इंटू बी की जगह, तो 12 पुट करते हैं तो 49 में से 48 गया 1 का वर्गमूल 1। लेकिन इसका हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, दोनों का जोड़ क्या है, 7। ऐसी 2 संख्या जोड़ें जिनका जोड़ 7 हो।
तो 4 और 3 7 और दोनों का गुणनफल 12, तो 4 तिया 12, 4 3 7, 4 तिया 12। सोच सकते हैं ना, 4 3 क्या होगा 7 और 4 तिया 12, और 4 और 3 का अंतर कितने का 1 का, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने से सोचिए इसको 7, जैसे 5 और 2 सोचते तो 5 2 7, लेकिन 5 दूना 10 आता, लेकिन 4 3 सोचेंगे तो 4 3 7 और 4 तिया 12 आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। दोनों का अंतर पूछ रहा है 4 और 3 का, तो कितने का अंतर होगा 1 का, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। 4 3 7, 4 तिया 12, अंतर कितने का 1 का, तो अपने से मन से सोच लेना इसको। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक एक बल्लेबाज की औसत गेंदबाजी 11 पारियों का कुछ औसत था। माना पहले औसत x था, माना पहले औसत x था, तो हर पारी का x x x x x, तो 11 पारी का 11x, 12वीं पारी में 90 रन और बनाया, इससे 12 पारी का एवरेज पहले से कितना रन घट गया 5 रन। इस पहले औसत क्या था x, हर पारी का x x x x x, 11 पारी का 11x, 12वीं पारी में 90 रन और बनाया, जिससे 12 पारी का एवरेज 5 रन क्या हो गया कम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11x प्लस 90 और ये 12x माइनस 12 25 60, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 12x माइनस 11x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 150, x का वैल्यू क्या हो गया 150। ठीक है, 12वीं पारी के बाद क्या था, 12वीं पारी के बाद औसत कितना था 5 रन कम हो चुका था, यानी 150 माइनस 5 यानी कि 145 आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, इस मैच से पहले उसका औसत x था, तो हर पारी का x x x x x, तो 11 पारी का 11x, 12वीं पारी में 90 रन और बनाया, जिससे 12 पारी का एवरेज पहले से कितना रन घट गया 5 रन, तो x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 12 पारी का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस होगा, x का वैल्यू 150 और पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद 5 रन कम था, 145 आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 4 साल पहले ए और बी का औसत कितना था 18 एवरेज कब था 4 साल पहले। आज के बात करें तो 18 प्लस 4 22 के हिसाब से क्या गो मेंबर 2 गो, 22 दूना 44। 18 एवरेज कब था 4 साल पहले, 4 साल पहले एवरेज 18 था, तो आज 18 और 4 22 के हिसाब से 2 मेंबर 22 दूना 44। आज एबीसी का एवरेज 24 है, तो 24 के हिसाब से 3 मेंबर, 24 के हिसाब से 3 मेंबर, 24 दिया 72 माइनस 44, तो ये क्या हो जाएगा सी का निकल जाएगा। देखो ए बी सी और यहां ए बी, ध्यान दो 18 एवरेज कब था, 18 एवरेज कब था 4 साल पहले, 4 साल पहले 18, तो आज 18 और 4 22, 22 के हिसाब से 2 आदमी 22 दूना 44, आज एवरेज 24 का, 24 के हिसाब से 3 आदमी 24 दिया 72, तो क्या सी का निकल जाएगा, क्या सी का निकल जाएगा कितना 12 में से 8 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 28। क्या पूछ रहा है कि 8 साल बाद सी क्या होगा, 8 साल बाद की बात करें तो 8 और बढ़ जाएगा, 8 साल बाद सी 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा यानी 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। बोलिए है ऑप्शन में 36 है। चलिए 18 एवरेज कब था 4 साल पहले, 4 साल पहले एवरेज कितने का था 18, तो आज 18 और 4 22, 22 के हिसाब से 2 मेंबर, आज एवरेज 24, 24 के हिसाब से 3 मेंबर, तो सी का निकल गया ना। 8 साल बाद बोला है तो 8 साल बाद 8 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 36, 36 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 पार्टनर है, कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। ए की पूंजी 40 है। देखिए जो कैपिटल का रेशियो होगा वही उसके टाइम का रेशियो होता है और वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है कैपिटल और टाइम के बराबर होता है। लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ का जो अनुपात होता है पूंजी और समय के अनुसार होता है। कोई व्यक्ति लाभ का जो बंटवारा करेगा किस आधार पे करेगा, पूंजी और समय के आधार पे। तो कह रहा है ए और बी की पूंजी का अनुपात कितना है 2:3, पूंजी का अनुपात 2:3 है, तो ए की पूंजी 40 है, तो 2 का वैल्यू 40, 2 का वैल्यू जब 40 हम लेंगे तो 1 का वैल्यू क्या होगा 20, तो बी की पूंजी 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा 3 का वैल्यू 60। बोली 60 ऑप्शन में दिखा। चलिए
ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3। ए की पूंजी 40 है, 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 60। 60 फटाक से आंसर निकाल दिए, क्योंकि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है कैपिटल और टाइम के बेस पे होता है। प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल और टाइम के बेस पे होता है। तो 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। वही काम सी 12 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। बात समझिए, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी उस काम को 12 दिन में करता है, ए बी सी 6 दिन में करते हैं। तो दिन का उल्टा होता है क्षमता। दिन का उल्टा क्या होता है? क्षमता। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आदमी टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब पावर उसका क्या है? ज्यादा। और टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब पावर क्या है? कम। कोई आदमी जल्दी कर रहा है तो उसका पावर क्या है? ज्यादा। और कोई लेट से कर रहा है तो पावर क्या है? कम। ए बी 8 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में, और ए बी सी 6 दिन में। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 8 तिया 24, 12 दूना 24, और 6 4 का 24। 8 तिया 24, ऐसी चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 4 का 24। ठीक है, अब बताओ किसका पूछा है? ए और सी मिलकर, पहले किसका दिया हुआ था? ए और बी दिया हुआ था, फिर सी दिया हुआ था, और फिर ए बी सी दिया हुआ था। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और सी, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ए बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ए बी सी उस काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 4 का 24। यहां पे ए सी का निकालना है, ए और सी का। तो सी का तो दिया हुआ है, लेकिन ए की क्षमता निकालना पॉसिबल नहीं है। यहां पर ए की क्षमता निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ए और सी का कंबाइंड नहीं निकल पाएगा। यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है समझिएगा। ए बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। 8 तिया 24, 12 दूना 24। सी की बात करते हैं, ए बी सी कितने दिन में कर रहा है? मिलकर 6 दिन में, तो 6 4 का 24। सी का निकालना है। सी का निकालना है तो सी का तो निकल चुका है ए और सी, तो ए का निकालना पड़ेगा। ए का निकालने के लिए क्या करना होगा? ए बी सी में से ए बी हटाना होगा, तो फिर सी आएगा। ए तो नहीं आ पाएगा, यानी कि ये बी सी देना चाहिए। 4 में से 3 जाएगा, 2 3 8 24। 8 दिन है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। हमको लग रहा है डाटा का प्रॉब्लम है, 8 दिन आ रहा है। ठीक है, तो 8 दिन जब आ रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे ए बी सी ना होकर यहां पे बी सी होना चाहिए था। अगर ये बी सी होता ना, अगर ये बी सी होता तो आराम से हो जाता बी सी। तो यहां पर ए का निकल जाएगा। अगर इसको बी सी मान लें तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 4 का 24। अब इससे क्या करेंगे? सबसे पहले हाँ, इसको देखिए, यहां पे क्या है? यहां पर बी सी मान लीजिए। यहां पे सबसे पहले इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? बी और सी। देखिए, बीसी अगर होगा तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, एबीसी 6 4 का 24। यहां पर देखो, अगर ए निकल जाएगा क्या? ए आराम से निकल सकता। अब एबीसी में से अगर बीसी हटा ले तो ये पता चल जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। अब तो यहां पर बात समझिएगा, अगर सी निकालना है तो एबीसी में से क्या हटाना होगा? बीसी। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 1। तो 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब आपको पूछा ए और सी का कंबाइंड, तो ए और सी कंबाइंड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 8 24। 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे खाली यही करना होगा, यहां ए बी की जगह क्या होना चाहिए? बीसी होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी की जगह यहां पर बीसी होगा तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 4 का 24। अब ए निकालेंगे, ए निकालने के लिए एबीसी में से क्या हटाना होगा? बीसी। तो 4 में से 3 गया, 1 24। अगर एसी निकालना है तो ए और सी कंबाइंड करेंगे तो 2 1 3, 3 8 24। 8 दिन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एबी की जगह क्या होना चाहिए था? बीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड में और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यहां समझने की बात है, समझिए। रेलगाड़ी किसको पार कर रही? रेलगाड़ी पहले खंबे को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, उसके बाद किसको पार करती है? एक प्लेटफॉर्म को पार करती है।
समझना यह है कि जिस स्पीड से रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जिस स्पीड से खंभे को पार करेगी उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो यहां पर जिस स्पीड से खंभे को पार करेगी उसी स्पीड से किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा सम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा सम। ट्रेन किसको पार कर रही, ट्रेन पहले खंभे को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई हम x मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, x। तो ट्रेन की लंबाई अगर x मान लिए तो ट्रेन अगर खंभे को पार करेगी तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब क्या कह रहे हैं, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी और समय कितना सेकंड दे रहा है, 24 सेकंड। क्लियर है ना। ट्रेन किसको पार कर रही है, खंभे को। खंभे को जब पार करेगी तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी बटा समय। अब यहां पर कोई ऐसा वैल्यू ऑप्शन से सेट करिए x के जगह कि आराम से कट जाए। तो x के जगह अगर मान लिया जाए अगर 220 सेट करते हैं तो क्या हो पाएगा, या 240, कुछ ऐसा सेट कीजिए कि इसको बैलेंस कर दे, और नहीं तो फिर क्रॉस करके आप आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो क्या करेंगे, x का वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लीजिए, x का वैल्यू कहां से पुट कर लीजिए, ऑप्शन से, या यहां पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आराम से आंसर निकाल सकते। तो ऑप्शन से अगर पुट करते हैं, ऑप्शन से पुट करते हैं तो x का वैल्यू सोच लीजिए क्या होना चाहिए, क्या, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन रख लिया जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, काटने में क्या होगी, आसानी है ना। अगर मान लिया जाए 220 यहां पर पुट करते हैं, अगर 220 पुट करते हैं तो 220 पुट करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। 480 बटा 24 और 220 बटा 11, 24 गुना 48, और ये भी 20 बार में कट जाएगा। तो क्या सेट करने पे अच्छा रहेगा, 220। तो ऑप्शन रेट लग लीजिए, तो वहां पे ज्यादा बेहतर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की तुलना में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के दरमियान में आपको 11 से गुना करना पड़ेगा। यहां पर बेस्ट क्या रहेगा कि आप ऑप्शन पुट कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट आराम से बना सकते हैं। एक तो रेडीमेड फॉर्मूला होता है, रेडीमेड फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का पावर 2। रेडीमेड फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का पावर 2। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है, और पावर 2, और CI/SI का अंतर कितना दिया हुआ है, 1600। 16 CI/SI का अंतर कितना दिया हुआ है, 16 देख लीजिए, यहां CI/SI का अंतर 16 दिया हुआ, इसको है ना। देखिए CI/SI का अंतर क्या दिया हुआ है, 16, प्रिंसिपल 2500, रेट बाय 100 का पावर 2। बोले कैलकुलेशन कर पाइए क्या, 16 2500 R स्क्वायर बटा 100 गुना 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म, 25 से कितनी बार में, 4 बार में, तो R स्क्वायर का वैल्यू 64, तो R का वैल्यू रूट अंडर 64, 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का पावर 2, अंतर कितना है 16, 2500, R बटा 100 का पावर 2, 100 से 100 कट गया, 25 से 4 बार में, R स्क्वायर बराबर 64, तो R का वैल्यू आराम से निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बनाना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो दूसरा तरीका भी है जिसको आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, बात वही होगी, एक मेथड और है इसका बनाने का, है ना। इसको पहले एक बार डिलीट करेंगे, इसको एक बार डिलीट करेंगे, हाँ पूरे को डिलीट करेंगे एक बार। एक सेकंड मेथड इसको हम बता देते हैं,
चलिए ध्यान दीजिए, एक बॉक्स लिखते हैं, यहां 2500 है, यहां से 2500 है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, यहां पर देखिए 2500 है, यहां R%, यहां भी R%, और यहां दोनों का अंतर लिखा हुआ। तो देखिए 2500 का R% का R%, 2500 का R% का R% कितना है 16। तो 2500 का R/100 का R/100 बराबर कितना है 16। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 4 बार में कटेगा, तो R² का वैल्यू 64, R का वैल्यू √64, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो 8 ऑप्शन में है, बना लीजिए। 2500 का R% पहला और फिर इसका R%, तो 2500 का R% का R% यानी 16 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 40 मीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या क्या होगी। यहां पर ध्यान दो, एक बार चक्कर काटेगा तो 2πr दूरी तय करेगा, एक बार मूव करेगा तो कितना दूरी तय करेगा 2πr, एक बार मूव करेगा तो कितना दूरी तय करेगा 2πr। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और इंटू 2r, 2r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, व्यास कितना दिया हुआ है 40, व्यास यानी 2r का वैल्यू दिया हुआ है 40 है ना। एक बार 40 सेंटीमीटर व्यास है, तो ध्यान दो एक बार मूव करेगा तो कितना दूरी तय करेगा 2πr, तो 2πr एक बार मूव करेगा तो 2πr यानी 22/7 गुना 40, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 4 दूना 8 88, 880/7 एक चक्कर में इतना मीटर की दूरी तय करेगा, एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है 176 मीटर, 176 मीटर यानी 17,600 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दूरी कवर करना है, इतना दूरी कवर करना है एक चक्कर में, इतना दूरी एक चक्कर में इतना दूरी, तो इतना दूरी कवर करने में कितना टाइम कितना चक्कर होगा। तो ध्यान दीजिए 17,600/880/7। क्लियर? यहां पर 7 ऊपर जाएगा तो 17,600 गुना 7/880, 0 कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 11 8 है 88, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 छक 66, 8 से और कटेगा, 8 दूना 16 यानी 7 दूना 14, 140 चक्कर मारेगा। कितना चक्कर मारेगा 140। ध्यान दीजिए एक बार मूव करेगा तो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, 2r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, 2r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, सॉल्व करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना सेंटीमीटर यानी, और एक कह रहा है कि इतना मीटर दूरी तय करना है, मतलब 17,600, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी इतना सेंटीमीटर दूरी तय करना है। तो इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर, इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर, तो इतना सेंटीमीटर कवर करने में कितना लगेगा, तो 140 चक्कर, 140 चक्कर आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। सबसे पहले 5 4 3 के रेशियो में, 5 4 3 के रेशियो में 5 4 9 3 12, तो 12 बराबर क्या होगा टोटल 24। परिमाप क्या होता है भुजाओं का जोड़, परिमाप होता क्या है भुजाओं का जोड़, तो 5 4 9 3 12 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 2, तो 5 का वैल्यू 10, 4 का वैल्यू 8 और 3 का वैल्यू 6, यानी तीनों भुजाएं पता चल गई। एक क्या पता चला 6, एक क्या पता चला 8 और एक क्या पता चला 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा ना, तो 1/2 बेस कितना है बाबू 8 और हाइट कितना है 6, काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 छक 24 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सबसे पहले साइड का रेशियो दिया हुआ है 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू 24, 12 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू 2,
1 का वैल्यू 2 तो 5 के 20। परिमाप क्या होता है? परिमाप भुजाओं का जोड़। परिमाप होता क्या है? भुजाओं का जोड़। तो भुजाओं का जोड़ 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 2, 5 का वैल्यू 10, 4 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू 6। त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई। क्या क्या पता चला? 6 8, और सबसे बड़ी भुजा तो यही होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 8 गुना 6, यानी 6 4 का 24 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था 1-2 क्वेश्चन में, बाकी तो आपको क्लियर हो ही गया होगा लगभग। और इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराते जाएंगे तो आपका काम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग वाले सर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स के जितने भी प्रश्न थे मैंने डिस्कस कर दिया। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा डाटा का, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा तो होता चला जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो सब दूर होगा धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। यहाँ देख रहे हैं बिहार टेट, सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले अंकित प्रश्न में आपका अदम्य आदित्य गुरुकुल से मैं विकास कुमार पांडे नीसू मैम के सहयोग से और राजा सिद्दीकी जी के सहयोग से यहाँ उपस्थित हैं। और इस क्वेश्चन का श्रृंखला को हमेशा आगे बढ़ाने का काम हमारे राजा सिद्दीकी जी कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। आपका ऑप्शन है औरंगाबाद, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। आपका आंसर बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना। सब अवगत है, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक पुनपुन नदी। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू की चोरहा पहाड़ी है। पलामू की चोरहा पहाड़ी, पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। पलामू की चोरहा पहाड़ी से यह नदी निकलती है। पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना जो कि औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। कहां? तो गोह में। औरंगाबाद में भी कहां? तो हो जाएगा औरंगाबाद में भी कहां? तो गोह। गोह उस जगह है। और गोह में भी हामिदनगर गांव में ये सिंचाई परियोजना है, पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना। अब आप जान रहे हैं कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक पुनपुन नदी का उद्गम स्थल अभी बताए पलामू की चोरहा पहाड़ी है। और ये गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। और भी नदी है जिसमें दक्षिण सहायक नदी जैसे फल्गु हो जाता है, जैसे सोन हो जाता है, पुनपुन हो जाता है। इसी तरह से पुनपुन भी है इसमें एक स्थान। और पुनपुन नदी बिहार में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि पुनपुन नदी गंगा में कहां मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फतुहा के पास यह नदी गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड। पहला क्वेश्चन, पुनपुन नदी कहां का उद्गम स्थल? तो पलामू की चोरहा पहाड़ी। और ये गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। गंगा की अन्य दक्षिणी सहायक नदियों में से सोन है, फल्गु है, पुनपुन है। और पुनपुन नदी बिहार में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर पूछेगा तो सोन नदी पर सोन परियोजना है। बिहार की सबसे प्राचीन, इसी जगह लिख दीजिए, बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना तो सोन नहर परियोजना है। सोन।
सोन एक दो भाग में बढ़ जाता है। सोन नदी पर सोन परियोजना है। सोन नदी एक पूर्वी सोन हो जाता है, एक पश्चिमी सोन हो जाता है। और बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना अभी बताए कहां स्थित है, तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में भी कहां, तो गोह में भी कहा, तो अहमदनगर गांव में यह सिंचाई परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले गया, औरंगाबाद, पटना और जहानाबाद हैं। एक और बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है इसमें, भागलपुर में लिख लीजिएगा बरनाल जलाशय परियोजना। बरनाल जलाशय परियोजना कहां स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। बरनाल जलाशय परियोजना भागलपुर में स्थित है। बरनाल जलाशय परियोजना भागलपुर में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना औरंगाबाद में स्थित है। भागलपुर में क्या है, तो बरनाल जलाशय परियोजना स्थित है। पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना औरंगाबाद में भी कहां, तो गोह में भी कहां, तो हामिदनगर गांव में। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है पुनपुन। गंगा की अन्य दक्षिणी सहायक नदियों में फल्गु और सोन है। पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना, ये पुनपुन नदी पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है और यह फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना सोन है और बरनाल जलाशय परियोजना भागलपुर में स्थित है। चलें दूसरा क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो हमारा कह रहा है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल आपको बताना है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल कल बताए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोनों याद रखिएगा, कंपैरिजन करवा रहा है। तो कितना प्रतिशत है इसमें से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2.86 प्रतिशत। अर्थात भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोनों को कंपैरिजन करते हैं और प्रतिशत में निकालते हैं तो 2.86 प्रतिशत आता है। और बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा तो देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य 12वां क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ देगा तो 2.86 प्रतिशत। अगर यही चीज पूछ देगा जनसंख्या में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है तो 8.6 प्रतिशत। जनसंख्या में तो 8.6 प्रतिशत, अर्थात अंतिम वाला को निकाल लीजिएगा। 2.86 है तो उसमें से ये हो जाएगा क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल। अगर पूछ देगा जनसंख्या में कितना है तो अंतिम वाला को निकाल लीजिएगा और 8.6 कर दीजिएगा जनसंख्या में, 8.6। फिर और पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन इसी में रिलेटेड। कुल जनसंख्या में तो 2.86 प्रतिशत और यही जनसंख्या में हो जाएगा तो 8.6 प्रतिशत। फिर पूछता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण को मारेंगे। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और वही क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो शिवहर। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो आपका आंसर हो जाएगा शिवहर। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर। अगर पूछ दे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला बिहार में तो पटना, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला तो हो जाएगा शेखपुरा। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया ग्राम में हुआ था, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। पहले यह मुंगेर में पड़ता था, लेकिन मुंगेर जब अपना विभाजन हो गया तो बेगूसराय जिला बना, तो बेगूसराय में यह गांव पड़ता है।
और सिमरिया 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 इनके एक घाट है, उसी जगह इनका जिला पड़ता है। और इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1908 को। 24 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। 24 सितंबर 1908। इनका 2-3 गो बुक पूछता है, किताब का क्या नाम है, तो रश्मि रथी, याद रखिएगा, रश्मि रथी किताब का नाम है, बुक रश्मि रथी उर्वशी, रश्मि रथी उर्वशी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत की कहानी का वर्णन है। फिर संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब इनका बुक है, संस्कृति के 4 अध्याय। बेगूसराय के सिमरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ। पहला राष्ट्रकवि इन्हें कहा जाता है। और बगल में देखिएगा पटना के तो इस जगह दिनकर जी का मूर्ति है, दिनकर चौक बोला जाता है। तो ये देही दिनकर जी हैं जो कि राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात हुए हैं। राष्ट्रकवि इसलिए विख्यात हुए हैं कि इनका जन्म सिमरिया ग्राम में 24 सितंबर 1908 को बेगूसराय में हुआ। इनकी पुस्तक का नाम रश्मि रथी उर्वशी कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय है। और इनकी प्रथम रचना अगर पूछे तो रेणुका, प्रथम रचना इनकी कौन सी है, प्रथम रचना रेणुका, प्रथम रचना रेणुका, रेणुका है, पुस्तक का नाम है प्रथम रचना। इन्होंने कौन सी पहली रचना की, तो रेणुका, रेणुका। और इनके बारे में पूछा जाता है अगर हिंदी का परीक्षा रहे तो किस युग के कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, तो छायावादी युग के कवि थे, छायावादी, छायावादी युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि थे। इसी में और पूछ रहा और कह रहा है कि मोरगांव, सतबरवा और राही हिंगना। तो 2-3 चीज याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर पूछेगा तो जीरादेई सिवान में राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनका जन्म स्थान जीरादेई, जीरादेई जो कि सिवान में है। अगर श्री कृष्ण सिंह के पूछेगा, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार केसरी, बिहार केसरी जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का जन्म मोरेगांव, मोरगांव, मोर नहीं मोरेगांव, मोरेगांव है हिसुआ के पास, हिसुआ नवादा के पास, हिसुआ नवादा के पास मोरेगांव है, मोरेगांव, मोरेगांव में हुआ था श्री कृष्ण सिंह का, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूति पूछे तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। और अजात शत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। यही में पूछेगा जेपी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता, जयप्रकाश नारायण को जेपी कहा जाता है। और इनका जन्म सिताब दियारा में हुआ था, सिताब दियारा। एक और पूछा जाता है, पूछ ही रहे हैं तो बता देते हैं, जो कि राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण की धरती में आने का निमंत्रण दिया 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में इनके निमंत्रण को स्वीकार करके गांधी जी चंपारण की धरती पर आए। तो चंपारण में राजकुमार शुक्ल का भितिहरवा, भितिहरवा याद रखिएगा, भितिहरवा, भितिहरवा में राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में है राजकुमार शुक्ल का भितिहरवा। और एक पूछता है, इसी में आपका ऑप्शन में है औराही हिंगना, तो फणीश्वर नाथ रेणु, इसी में लिख दीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ये बी है ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म, फणीश्वर नाथ रेणु ये भी कवि हैं, बहुत बड़े कवि। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म औराही हिंगना में हुआ था। औराही हिंगना कहां है, तो अररिया जिले में है, अररिया जिले में। और एक और पूछता है बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन महिला में, अब एक जान लीजिए कि राम स्वरूपा देवी, राम स्वरूपा देवी, राम स्वरूपा देवी, इस जगह लिख लीजिएगा राम स्वरूपा देवी। इनको बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था कहलगांव भागलपुर में, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर में, कहलगांव भागलपुर में।
राम स्वरूपा देवी, जिनको बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इनका जन्म, महान क्रांतिकारी थी ये, इनका जन्म भागलपुर कहलगांव में हुआ था। भागलपुर कहलगांव में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन में आते हैं तो हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहां है। उग्रवाद का मुख्य केंद्र भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, उपयुक्त सभी। आप सोच सकते हैं उग्रवाद का इनमें से सब केंद्र है, मुख्य केंद्र, तो मुख्य केंद्र हो जाएगा भोजपुर, गया और जहानाबाद, औरंगाबाद भी है, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उग्रवाद क्यों हो? तो उग्रवाद ऐसा कारण है कि सामंतों द्वारा, बड़े बड़े जमींदारों द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है, मजदूरी का निम्न दर रखा जाता है, भूमि सुधारों का अभाव है, सरकार की उदासीनता के कारण, इसमें से कारण पूछता है तो सरकार की उदासीनता और सामंतों द्वारा, बड़े बड़े जमींदारों द्वारा लोगों का शोषण, मजदूरी का निम्न दर होना, यह सब उग्रवाद का मुख्य कारण है। उग्रवाद क्यों कहलाता है, उग्रवाद का नाम उग्रवाद क्यों पड़ा? तो उग्र विचार, उग्र मतलब भयंकर, क्रूर विचारों की उपयोगिता को मानने वाला सिद्धांत उग्रवाद कहलाता है। ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो असमझौतावादी नीति को बढ़ावा दे, उसे ही उग्रवाद कहा जाता है। तो उग्रवाद का मुख्य केंद्र आपका हो जाएगा भोजपुर, गया, जहानाबाद, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार में कहां की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियां है। अगर ऊनी कालीन एक देता तो हो जाता औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ऊनी कालीन औरंगाबाद। अगर दोनों दे रहा है कि कहां है, औरंगाबाद इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियों का केंद्र बिंदु हो जाएगा, उत्पाद बिंदु, आंसर हो जाएगा भभुआ। बिहार में अगर कह देता ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियां तो औरंगाबाद में भी कहां, तो दाऊदनगर। अगर इसमें दिया हुआ नहीं है तो कह रहा है कि बिहार में कहां की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियां है, नालंदा, गया, भभुआ, दरभंगा, तो आंसर हो जाएगा आपका भभुआ। गया में लिख लीजिएगा चमड़ा उद्योग है, गया में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गया, चमड़ा उद्योग। और भी बता देगा तो रोहतास अगर देता, रोहतास में डालमिया नगर, सीमेंट के लिए बंजारा, डालमिया नगर बंजारा सीमेंट, हालांकि अब तो बंद हो चुका है बंजारा सीमेंट, लेकिन ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो पाते हैं कि फ्लोरीन संश्लेषित होता है। आपका क्वेश्चन, फ्लोरीन संश्लेषित होता है, फ्लोरीजन संश्लेषित होता है, फ्लोरीजन मतलब पत्ती में फ्लोरीजन संश्लेषित होता है। फ्लोरीजन क्या है? तो यह एक तरह का प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। प्लांट हार्मोन फ्लोरीजन क्या है? तो प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो पाते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा है? अब इसको अंडरलाइन करेंगे कि तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा क्या होता है। तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा यह होता है कि अगर इसको अंधेरा भी रहे तब भी रहेगा, प्रकाश रहे तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुष्पन अनुक्रिया तथा मिलने वाली प्रकाश अवधि में कोई संबंध नहीं रहता है, उसे ही तटस्थ कहते हैं, मतलब किनारा किए हुए रहना। तटस्थ मतलब किनारा अलग साइड हो, तटस्थ। हम कौन सा तटस्थ था इनमें से? तो प्रदीप्त काली पौधा जिसको कि पुष्पन अनुक्रिया तथा मिलने वाला प्रकाश अवधि में कोई संबंध नहीं होता है, उसे ही तटस्थ प्रदीप्त काली पौधा कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है
गेहूं, चावल, टमाटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा टमाटर। अगर टमाटर नहीं दिया हुआ रहता तो सूरजमुखी भी आंसर आपका हो जाता। अर्थात कहने का मतलब पुष्पन अनुक्रिया, फूल खिलने की अनुक्रिया तथा उससे मिलने वाला प्रकाश अवधि में कोई संबंध नहीं होता है, उसे ही तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। अर्थात टमाटर और सूरजमुखी इन दोनों को प्रकाश व अंधकार की जरूरत नहीं होती। प्रकाश व अंधकार, प्रकाश व अंधकार की जरूरत नहीं होती है, उसे ही अंधकार की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश और अंधकार की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश व अंधकार की जरूरत नहीं होती है, उसे ही नहीं होती है, उसे ही तटस्थ मतलब किनारा किए हुए रहना प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। कोई न प्रकाश का जरूरत है, न अंधेरा का, न लाइट का, न डार्क का, किसी की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे में उस पौधा का नाम हो जाता है टमाटर और सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन में आते हैं तो पाते हैं कि 9वां क्वेश्चन, फाइटोक्रोम पाया जाता है। फाइटोक्रोम, अब इसका फाइटोक्रोम कि पाया जाता है, ऑप्शन है शैवाल में, कवक में, पुष्पीय पादप में। पुष्पीय पादप यह कर लीजिएगा इस जगह, यह पुष्पीय पादप में, विषाणु में। तो आंसर हो जाएगा पुष्पीय पौधों में। पुष्पीय पौधों में फाइटोक्रोम पाया जाता है, पुष्पीय पौधों में। पुष्पीय पौधा किसे कहते हैं? जिसमें फूल और फल लगता हो उसे ही पुष्पीय पौधा कहते हैं। अर्थात फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम आपका ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम पौधे प्रकाश का पता लगाने हेतु उपयोग करते हैं। पौधे प्रकाश का पता लगाने हेतु करते हैं उपयोग। पौधे प्रकाश का पता लगाने हेतु उपयोग करते हैं कि कहां प्रकाश है, पौधे प्रकाश का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं, उसे ही फाइटोक्रोम कहते हैं। और पुष्पीय पादप में पाया जाता है, फूल खिलने में पाया जाता है, जिसमें फूल और फल लगता है उसे ही पुष्पीय पादप कहते हैं। फाइटोक्रोम क्या है? तो एक प्रकार का पिगमेंट है जो कि प्रोटीन युक्त वर्णक है। प्रोटीन युक्त पिगमेंट है, प्रोटीन युक्त पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब होता है वर्णक, हिंदी में कहें तो पिगमेंट है, प्रोटीन युक्त वर्णक है फाइटोक्रोम, और यह पुष्पीय पादप में पाया जाता है। शैवाल, इसी में शैवाल है, तो शैवाल आर्द्रता युक्त जहां नमी हो, आर्द्रता युक्त नमी में पाया जाता है। आर्द्रता युक्त जहां नमी हो में प्रकाशित होता है, भागों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो पाएंगे कि आपका 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कौन से रंग का प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा है? कौन सा रंग का प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा है? आंसर हो जाएगा हरा, लाल, नीला, पीला। आपको आंसर बताना है तो आंसर हो जाएगा लाल। अब लाल क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्रकाश के लाल रंग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज्यादा होती है, इसी कारण से ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कह देगा कि प्रकाश के बैगनी रंग में प्रकाश अधिकतम होता है, बैगनी रंग में प्रकाश अधिकतम होता है, बैगनी रंग में प्रकाश अधिक होता है, प्रकाश अधिक मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। दोनों चीज समझिएगा। पहला कह रहा है कि प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, जबकि प्रकाश के
बैंगनी रंग में प्रकाश अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो पाते हैं कि दूध के दांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। मिल्क टूथ इसको कहते हैं, दूध के दांत को अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क टूथ। अब यहां से समझिए मिल्क टूथ। मिल्क टूथ क्या है? तो हमारे पूरे जीवन में देखिएगा तो 32 दांत, दांत कितने? तो 32 दांत। 32 दांत प्लस 20 होते हैं बच्चों में, 32 20 गिर जाता है, टोटल हमारे जीवन में 52 दांत आते हैं। 52 पूरे जीवन काल में जन्म लेते हैं 52 दांत, 52 दांत। 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, इसको कहते हैं कृंतक, इस कृंतक कहते हैं इंसीजर, इनकी कृंतक, इसकी संख्या होती है 8। फिर आता है केनाइन, केनाइन को कहते हैं हम लोग रदनक, केनाइन को कहते हैं रदनक, रदनक की संख्या बराबर 4। फिर होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक, इसकी संख्या होती है 8। और एक होता है मोलर, मोलर को हिंदी में कहते हैं चवर्णक, इसकी संख्या होती है 12। 8 4 12, 8 20, 12 32। समझ गए? अगर पूछे मिल्क पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं तो 52, रहता कितना है 32, बच्चों में कितने होते हैं 20, बच्चों में गिर जाते हैं कितने तो 20, और 32 + 20 बराबर पूरे जीवन काल में 52। मनुष्य में एक फॉर्मूला आता है 2/123 बाई 2/123, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। इसी में इंसीजर, फिर हो जाता है केनाइन, फिर हो जाता है प्रीमोलर, और एक हो जाता है मोलर। 2 इंसीजर होता है, फिर 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है, और मोलर 3 होता है। चारों तरफ बांट देंगे, 2 1 3 2 5 3 8, 8 गुने 2 बटे 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा में पूछे तो 2/102 होता है, 2/102 बाई 2/102। 2/102 मतलब 2/102 इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर अग्रचवर्णक बच्चा में नहीं होता है। आंसर आपका निकल गया कि अग्रचवर्णक बच्चा में कौन सा अब्सेंट होता है तो अग्रचवर्णक बच्चा में नहीं पाया जाता है। और भी पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है तो दांतों में ही पाया जाता है एनामेल, दांतों में बाहरी परत में स्थित एनामेल है। तो आप समझ गए होंगे कृंतक किसे कहते हैं, कृंतक की संख्या कितनी होती है, कृंतक की संख्या 8 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है, बच्चा में नहीं पाया जाता है, और चवर्णक की संख्या होती है 12। 12 8 20 और 4 24 और 8 32 की होती है। अगला क्वेश्चन में आ जाएंगे, 11 के बाद हमारा हो जाता है 12, 10 के बाद 11। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। अगर पूछे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो आहार नाल 8 से 10 इंच होता है, और अगर मीटर में दिया हुआ है तो लगभग 9 मीटर होता है, 9 मीटर होता है, लगभग 9 मीटर होता है। ठीक है, 8 से 10 लग के बीच में आता है। फिर पूछता है या 30 फीट लंबा, अगर फीट में देगा तो 30 फीट लंबा आहार नाल है क्या तो ये भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग होता है जिसमें मुंह से शुरू होता है और अंतिम में एनस तक जा करके भोजन बाहर निकलता है। आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है और इसका अंत गुदा द्वार एनस से तक होता है। 2 छोर पर इसका मुंह खुला होता है, एक मुंह में डालते हैं और एक पीछे से
एनस के द्वारा निकालते हैं, यही आहार नाल है। इस पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का यह एक भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। अगला क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हम पाएंगे कि मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? फेफड़ा। फेफड़ा जोड़ा में, फेफड़ा जोड़ा में पाया जाता है। इसी के द्वारा फेफड़ा जोड़ा में पाया जाता है। और फेफड़ा का कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना और CO2 को बाहर निकालना और O2 को जोड़ना। CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना और O2 को जोड़ना, निकालना और O2 ऑक्सीजन को जोड़ना। यही है काम इसका। किसका? फेफड़ा का। आंख तो आप जानते ही हैं कि हमारा दृश्य को देखने के लिए आंख की संख्या 2, नासा द्वार अर्थात नाक 2, नाक का जो छेद होता है वो भी 2, लीवर की संख्या 1 होती है। और यही कह रहा है कि कौन सा जोड़ा में नहीं पाया जाता? तो लीवर के बारे में हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है और इससे बाइल रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है और जो गॉल ब्लाडर में जमा होता है बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है और गॉल ब्लाडर में निकलता है। और गॉल ब्लाडर हिंदी में कहें तो पित्ताशय, ब्लाडर इसी को कहते हैं पित्ताशय में जमा होता है। और इसका यकृत का प्रकृति पूछे तो इसका प्रकृति क्षारीय होता है। यकृत लीवर का प्रकृति होता है नेचुरलिज्म, क्षारीय होता है। और इसका वर्क अगर पूछे तो बसा को पचाना है, बसा को फैट को पचाना है, फैट को पचाना है, बसा को पचाना। फेफड़ा CO2 को बाहर निकालना, O2 को जोड़ना, ऑक्सीजन मतलब अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है और अच्छे ऑक्सीजन को जोड़ता है, अच्छे वायु को अंदर रखता है। आंख हमें देखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, नाक सूंघने और सांस लेने की क्रिया को करता है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप तो जानते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर इसमें बाइल जूस पीत रस निकलता है और पित्ताशय में गॉल ब्लाडर में जमा होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसका कार्य होता है वसा को पचाना, फैट को डाइजेस्ट करना। आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है? एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है? आंसर हो जाएगा 4। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है। आगे बढ़ जाते हैं तो पाते हैं कि निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित है? किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव में। किस तरह से RH फैक्टर की खोज बाइजनर और कार्ल लैंडस्टीनर, खोज डिस्कवर्ड बाई खोज तो लैंडस्टीनर प्लस वाइजनर ने दोनों मिल करके RH तत्व की खोज की थी। और वाइजनर और कार्ल लैंडस्टीनर अफ्रीका के जंगल में इन्होंने रिसस नामक बंदर में इसका प्रयोग किया। रिसस नामक बंदर में यह देखा जिस रक्त समूह में प्रोटीन हो, जिस ब्लड ग्रुप में रक्त समूह में RH प्लस हो, RH प्लस प्रोटीन हो, उसे जिस रक्त समूह में प्रोटीन हो, जिस रक्त समूह में
जिस रक्त समूह में प्रोटीन हो उसे RH पॉजिटिव, और जिसमें प्रोटीन न हो उसे RH निगेटिव कहते हैं। प्रोटीन नहीं हो उसे RH निगेटिव कहते हैं, RH निगेटिव कहते हैं, न हो उसे RH निगेटिव कहते हैं। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष, कक्ष का इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर, चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने चैम्बर होते हैं पक्षियों? सबसे पहले आप जानिएगा कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह सभी पूछ रहा है क्वेश्चन। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इव्स। तो पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। फिर पक्षियों का अध्ययन तो हो गया। स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों का अध्ययन मैनमोलॉजी, स्तनधारियों, स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों का अध्ययन मैनमोलॉजी, मैनमोलॉजी, मैनमोलॉजी होता है। अब कह जाएगा हृदय का अध्ययन, हृदय पूछ रहा है तो हार्ट, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन हो जाएगा कार्डियोलॉजी, 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 हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और अब पूछ रहा है आपसे कि, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, इसमें से आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आप जान लीजिएगा कि 4 क्यों होता है। मनुष्य में पूछे, खरगोश में पूछे, पक्षी में पूछे, घड़ियाल में पूछे, चैम्बर की संख्या बराबर 4। मनुष्य, हम लोगों में भी 4 चैम्बर, खरगोश में भी 4 चैम्बर, पक्षी में भी 4 चैम्बर, घड़ियाल में भी 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब 4 कक्ष होते हैं। उसी को दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इस तरह से कहते हैं मनुष्य को। मछली में कितने होते हैं? तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं। मेढक में अगर पूछ दे फ्रॉग, फ्रॉग में चैम्बर की संख्या तो हो जाएगा 3, फ्रॉग में चैम्बर की संख्या बराबर 3। केचुआ में तो 8 होता है, केचुआ में 8 होता है। और कीट में, इंसेक्ट में चैम्बर की संख्या बराबर 13 होती है, 13 चैम्बर 13 होती है। फिर से मनुष्य कहे, खरगोश कहे, पक्षी कहे, घड़ियाल कहे, 4 चैम्बर होते हैं। मछली में 2 चैम्बर, मेढक में 3 चैम्बर, केचुआ में 8 चैम्बर और कीट में 13 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य नहीं है। मेलाटोनिन यह हमारे सोने जागने, यह सोने कर दीजिए, यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। हाँ, नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र को, परिधीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। तो अब मेलाटोनिन। फिर कह रहा है निम्न जंतुओं के त्वचा में मेलेनिन वर्णक पिगमेंट का निर्माण करता है। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि निम्न जंतुओं के त्वचा को रंगीन बनाता है। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि स्किन के कलर को यह चेंज करता है। मेलाटोनिन स्किन के कलर को चेंज करता है, स्किन के कलर को चेंज करता है, कलर को चेंज करता है। अर्थात 1, 2, 3 अब तक का सही है। और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है हमारे पास कि मनुष्यों में मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मूत्र ह्रास से इसको कोई मतलब नहीं है, अर्थात कौन सा कार्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर,
डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो पाते हैं कि समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स कहलाते हैं। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स क्या कहलाते हैं? तो पहला है आपका आइसोटोन। आइसोटोन को अंग्रेजी में कहते हैं समन्यूट्रॉनिक, हिंदी में कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक क्या है? तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे ही समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे आइसोटोन कहते हैं। फिर पूछ रहा है आइसोटोप। आइसोटोप इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, 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 समस्थानिक क्या है? जिसमें परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और परमाणु भार अलग हो। परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु भार अलग अलग हो, उसे अलग अलग हो, उसे आइसोटोप कहा जाता है। फिर है आइसोटोन्स होगा, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोमर्स, आइसोमर्स। हाँ, आइसोमर्स क्या है? तो आइसोमर्स को कहते हैं समावयवी। समावयवी, समावयवी। तो समावयवी क्या है? आइसोमर क्या है? तो अणु सूत्र जिसका समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, अर्थात अणु सूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोमर्स कहते हैं। और आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समभारी। समभारी, समभारी, हाँ, समभारी। तो समभारी, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोबार्स कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि जिसमें समान द्रव्यमान संख्या हो, समान द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान समान हो, इसमें बताए परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स कहलाते हैं, तो आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, तब तक आप लोग देखिए क्वेश्चन। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। अभी बताए समस्थानिक, समस्थानिक का क्या कहलाए? आइसोटोप का अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप, जिसमें परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे ही आइसोटोप कहते हैं, अर्थात समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, समान हो, बट लेकिन परमाणु भार अलग हो, एटॉमिक वेट अलग हो, परमाणु भार अलग हो, उसे कहते हैं समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। समान प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं, क्यों? इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता, समान प्रोटॉन संख्या, समान इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस परमाणु, समान परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर, ये सब समान हो तो समस्थानिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? इसको दिए थे बर्जीलियस साहब ने। बर्जीलियस साहब ने, बर्जीलियस साहब इसलिए कि ये बर्जीलियस दिए थे कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O कर दो,
हाइड्रोजन का H कर दो। पहला या दूसरा तत्व के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है, जैसे सोडियम अलग लैटिन नाम, पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mg, इस तरह से अलग अलग नाम का वैज्ञानिक दिए थे। लेकिन सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक, पहला तत्व का प्रतीक नाम के एक या दो, पहला अक्षर या दूसरा अक्षर के अक्षरों से बने होते हैं, बर्जीलियस ने। और भी बर्जीलियस ने दिया कैटालिस्ट की खोज की, कैटालिस्ट की खोज की। कैटालिस्ट को कहते हैं उत्प्रेरक की खोज। और उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक होता है कि अभिक्रिया की गति को घटाना या बढ़ाना, किसी चीज की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना या घटा देना उत्प्रेरक होता है। कैटालिस्ट की खोज बर्जीलियस ने की थी। और आपका ऑप्शन है ए, प्रोस्ट ने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खोज की। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान या यौगिक का द्रव्यमान समान होता है, उसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। लेवोजियर के बारे में तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, इन्होंने ही केमिस्ट्री की खोज की, इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं तो हम पाते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 इस तरह से लिखिएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन तो है थोड़ा टफ कि CO2, सबसे पहले ये जानिए कि CO2 में का अनुभार कितना होता है? अनुभार, ये इसको याद रखना पड़ेगा, अनुभार बराबर 44। CO2 का अनुभार 44। और कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन का पूछ दे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, अनुभार 44 होता है CO2 का। तो प्रतिशत निकालने कह रहा है, तो 12/44 गुने 100 कर देंगे। 2 छक 12, 2 से 22, 2 से 11, 2 से 50, 50 छक 300/11 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 22 8 30 80, तो 11 7 77, 27.3, 27.3 यही आंसर हो जाएगा। 27.3 CO2 में कार्बन की प्रतिशतता बराबर 27.3 होता है। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स में मिलाया जाता है, जब ये जान लीजिए बोरेक्स को सुहागा कहते हैं, सुहागा, और इसका सूत्र होता है Na2B4O7 into 10H2O, Na2B4O7 into 10H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका विलयन होता है क्षारीय विलयन होता है, ये क्षारीय विलयन होता है। जानते हैं बोरेक्स को सुहागा कहते हैं। Na2B4O7 into 10H2O इसका रासायनिक फार्मूला होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसको सुहागा भी कहा जाता है। बता दिए क्षारीय विलयन। तो ये जानते हैं कि क्षार लाल को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है, लाल को नीला कर देता है। तो जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो यह लाल, पहले लाल था तब लाल से हो जाएगा नीला। यही आंसर होना चाहिए। 21 का बी हो जाएगा, 21 का
बी। लाल पहले था लिटमस, तो अब उसको बोरेक्स में मिला दिया जाएगा तो उसका रंग नीला हो जाएगा। यही चीज अम्ल रहता तो नीला को लाल कर देता, नीला को लाल कर देता है, ये जान लीजिएगा। अगला नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को रखा गया है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इसको धातुओं को रखा जाता है। जबकि पी ब्लॉक में और धातुओं को रखा जाता है किस ओर? तो बाईं ओर रखा जाता है धातुओं को। अगर कह देगा दाईं, पी ब्लॉक में दाईं ओर रखा जाता है, पी ब्लॉक दाईं ओर रखा जाता है अधातुओं को, याद रखिएगा, अधातुओं को पी ब्लॉक में दाईं ओर रखा जाता है अधातुओं को, और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में धातुओं को रखा जाता है बाईं ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा जाता है? तो बाईं ओर, 22 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन 23, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या हैं? 10 किसका होता है? तो 10 होता है, हम जानते हैं कि 10 होता है नियॉन का, नियॉन। 18 होता है सीधा आर्गन। 36 होता है क्रिप्टॉन और 54 होता है जेनॉन। तो ये सब हमको पता चल रहा है धीरे धीरे कि नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब इनर्ट गैस लग रहे हैं, इनर्ट गैस हैं, इनर्ट गैस को हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस, जिसकी संख्या बराबर 7 होती है, जिसकी संख्या 7 होती है। इनर्ट गैस उसे कहते हैं जो क्रियाशील ना हो, उसे इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस की संख्या बराबर 7 होती है, और इसमें से 10वां नंबर नियॉन का है, 18वां नंबर आर्गन का है, 36वां नंबर क्रिप्टॉन का है, 54 जेनॉन का है। तो इनर्ट गैस आ रहा है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस को हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस, जिसकी संख्या 7 होती है। इनर्ट गैस वैसे गैस जो क्रियाशील न हो, उसे इनर्ट गैस कहा जाता है। आगे नंबर बढ़ जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है, चमकदार लौ के साथ जलता है, तो सफेद लौ के साथ जलता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को O2 के साथ जलाने पर MgO बनता है। मैग्नीशियम को O2 के साथ जलाने पर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसका लौ हो जाएगा सफेद लौ हो जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा? आंसर हो जाएगा दिशा, संवेग। P बराबर mv होता है, P बराबर mv। द्रव्यमान तो नहीं, कौन सा परिवर्तित बदल जाता है? दिशा बदल जाएगी। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दिशा उसकी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वृत्ताकार पथ पर दिशा हमेशा बदलते रहता है, वृत्ताकार पथ पर दिशा हमेशा बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कहां लगेगा? शून्य की ओर, अग्र दिशा में, पश्च दिशा में, ये सभी पश्च दिशा, अग्र दिशा, पश्च दिशा में लगेंगे। क्यों पश्च दिशा में लगते हैं? जब हम आगे चलते हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर, जब हम आगे चलते हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर विपरीत दिशा में लगता है, तो अर्थात पश्च दिशा हो जाएगा। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है
तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्च दिशा में लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चलते हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर विपरीत दिशा में लगते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं तो पाते हैं कि निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है किसमें? दिशा नहीं होती। संवेग में, विस्थापन में, कार्य में या बल में? इसका आंसर हो जाएगा W, कार्य। कार्य में, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो ये कार्य में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अदिश सदिश पढ़े हैं, वेक्टर और स्केलर जब पढ़ते हैं अदिश और सदिश, तो जिसमें दिशा न हो सिर्फ परिमाण हो, जिसमें दिशा न हो सिर्फ परिमाण हो, अदिश जिसमें दिशा न हो, दिशा न हो, केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे आप जानते हैं कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ये सब जैसे एग्जाम्पल में कार्य, घनत्व, कार्य, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, दूरी एक्सेट्रा, etc। और यही चीज पूछ देता आपसे कि सदिश, सदिश, सदिश क्या है? तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा प्लस परिमाण दोनों हो, उसे सदिश कहते हैं। परिणाम परिमाण दोनों हो, दोनों हो, उसे, इसको निकालने के लिए जिसमें वह लगा हुआ हो वो सदिश है, जिसमें वह लगा हुआ है वो सदिश है। लगभग लगभग आंसर एक्सेप्शन के रूप में छोड़ करके, जैसे वेग, विस्थापन, वेग, सब वेग हो, विस्थापन हो, मंदन हो, त्वरण हो, बल हो, संवेग हो, आवेग हो, जिसमें बल लगा हुआ रहेगा, एक्सेप्शन छोड़ करके एक दो गो घनत्व बल लगा हुआ है। ठीक है,